नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है। मैं 64th बीपीएससी के थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे चयनित हुई हूँ। मेरा रैंक 580 है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से मैं आपके सामने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, इस पे एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अपने बारे में देना चाहूँगी। मेरा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक स्ट्रीम में किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यूपीएससी आईएएस के इंटरव्यू भी मैंने दिया हुआ है और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का भी एग्ज़ाम मैंने दिया है। इसके अलावा 3 साल का मेरा कॉरपोरेट का वर्क एक्सपीरियंस है और मैं एज अ फैकल्टी पढ़ाती हूँ फॉर यूपीएससी with specialization in economics. I'm also a YouTuber with YouTube channel पल पल जी के, जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड छोटे छोटे कंसेप्ट्स के वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि बीपीएससी के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है, अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास मोटिवेशन होनी चाहिए उस एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी की अगर हम बात करें तो जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है वही इतना लंबा है कि आपके पास काफ़ी पेशेंस होना चाहिए। कोर्स भी काफ़ी वास्ट है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कुछ मोटिवेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पर हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकें। चाहे वो मोटिवेशन आपके लिए सोशल प्रेस्टीज हो या फिर डाइवर्सिटी ऑफ वर्क हो, जॉब सेटिस्फैक्शन हो, पावर हो, जो भी आपका मोटिवेशन है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ रिक्वायर्ड जब भी हम बीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें तो एक बार अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें ये एग्ज़ाम देना है तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट मैं मानती हूँ है, क्योंकि ये डिसीजन भी लेना थोड़ा अपने आप में एक टफ़ डिसीजन है। तो एक बार हमने सोच लिया कि एग्ज़ाम देना है तो नेक्स्ट स्टेप है कि वी शुड अंडरस्टैंड कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इसमें क्या पूछा जाता है, पैटर्न कैसा है। तो सबसे पहले तो अगर आप ये एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं तो एक बार सिलेबस को जितनी अच्छी तरीके से हो सके उतनी अच्छी तरीके से देखें, उसको बार बार देखें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि सिलेबस आपको समझ में आ रहा है तो हो सके तो प्रीवियस ईयर्स के प्रीलिम्स के 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखें और उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें। तो प्रीलिम्स बीपीएससी का पेपर का पैटर्न कैसा होता है, इसमें 150 क्वेश्चंस दैट इज़ 150 क्वेश्चंस होते हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन ई ज़रूर रहता है। ऑप्शन ई में रहता है मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो ये भी एक डाइसी ऑप्शन है, ऑल्दो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी दिस ऑप्शन मेक्स द क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है। नाउ प्रीलिम्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। क्योंकि ये एक एलिमिनेशन स्टेज है, स्क्रीनिंग स्टेज है। ज़्यादातर बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं बीपीएससी के लिए बैठते हैं वो स्क्रीनिंग के स्टेज में ही एग्ज़ाम से आउट हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीरियसली अगर हमें कोई स्टेज को लेना चाहिए तो वो प्रीलिम्स का स्टेज है। अब प्रीलिम्स में अगर हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो जितने भी डायमेंशंस हम सोच सकते हैं जनरल स्टडीज़ के, हर जगह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, इवन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के भी क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जिससे क्वेश्चन आता है बीपीएससी में वो है साइंस से अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह करंट अफेयर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस क्वांट और रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस आते हैं। ये जो 10 क्वेश्चंस है ये हमें सॉल्व करना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो आपका अगर मैथ्स ठीक ठाक है स्कूल लेवल पे या कभी भी आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। बाकी जो अगर हम पूरे सिलेबस को अगर देखें तो उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं स्टैटिक पोर्शन में और करंट अफेयर्स में। बीपीएससी की बात करें तो ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि अगर सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया है तो फिर कैसे पढ़ना चाहिए। हमेशा आप जब भी पढ़ाई करें तो जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक टेक्स्ट बुक हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसको फॉलो करना चाहिए। आप उसी बुक को बार बार पढ़ें, रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करें। जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे हर रिविज़न में, हर रीडिंग में आपको कुछ नया ज़रूर मिलेगा।
कई बार हम नोट से पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, तो कुछ ना कुछ मिसिंग रह जाता है। लेकिन अगर आप कभी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपका मिस हो जाएगा। अगर आपको गेस वर्क भी करना पड़े तो अगर आपने समझ के पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, तो वो आपको हमेशा हेल्प करेगी। तो बुक्स जो है, हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्या होने चाहिए? तो काफ़ी सारे बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे पॉलिटी के लिए हम कह सकते हैं कि लक्ष्मीकांत है। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी को अगर हम फॉलो करें तो सफिशिएंट रहेगा। इसी तरह साइंस के लिए भी एनसीईआरटी अपने आप में काफ़ी है। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं या बिपिन चंद्र पाल की बुक फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो एक चीज़ हमेशा नोटिस करना है कि थोड़ा बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्या रहा है, उस पर एक ख़ास फोकस करेंगे। बिहार स्पेसिफिक जो इतिहास की बुक आती है इम्तियाज़ अहमद की, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। एंड एंशिएंट हिस्ट्री भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक आती है RS शर्मा की सॉरी, उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर ओल्ड तमिलनाडु बोर्ड की भी टेक्स्ट बुक आती है हिस्ट्री की, PDF अवेलेबल मिल जाएगा आपको नेट पे, आप वो भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्वांट की अगर हम बात करें, क्वांट एंड रीजनिंग की, तो थोड़ा प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं क्वांट के, ये एक तरह से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। और अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपको अच्छा आता है तो इसको लाइटली ना लें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि कई बार जब हम लाइटली लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाते हैं तो उसका जो प्राइज़ है वो हैवी हो सकता है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं BPSC में, तो ये भी काफ़ी फैक्ट बेस्ड आता है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि करंट अफेयर्स नेशनल लेवल का भी आता है, इंटरनेशनल लेवल का भी आता है, और बिहार स्पेसिफिक भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग नेशनल इवेंट्स की बात करें, तो जो भी अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में आप कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं। अगर न्यूज़पेपर आपको लगता है कि बीच बीच में फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो एक मंथली मैगज़ीन अगर आप पकड़ के चलें, कोई भी एक मंथली मैगज़ीन, और उसको रिगरसली आप फॉलो करें, तो आपका न्यूज़ का कोई आइटम नहीं छूटेगा। अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कुछ चीज़ें याद नहीं भी हैं और आपने अगर न्यूज़ रेगुलर पढ़ा है, तो आपका जो गैस वर्क है या फिर सब कॉन्शियस माइंड से भी अगर आप गैस वर्क भी करते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि सही होगा। तो जनरल नॉलेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एक न्यूज़पेपर मस्ट है कि आप रेगुलर ज़रूर पढ़ें, या आगे जाके आपको मेंस और इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगी मैं आपको कि करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर अगर किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी बोर्ड में किसी चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है या किसी हेड ऑफ द बोर्ड को अपॉइंट किया, उनका नाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टेट्स की रैंकिंग क्या है, स्टेट लेवल पे स्कीम्स कौन कौन से चल रहे हैं, वो भी हम देख सकते हैं। बिहार स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो स्कीम्स ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगे वहाँ पे। एंड बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स में हम सेंसस और डेमोग्राफी के क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। बिहार का सेंसस जो हर 10 साल में रिलीज़ होता है जब भी आप एग्ज़ाम दें, तो एक बार उससे रिलेटेड जो कंपाइल्ड डेटा आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख के जाएं। वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस हर बार आते ही हैं फॉर श्योर, तो वो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे। इसी तरह इंटरनेशनल अफेयर्स के भी जो करंट के क्वेश्चंस हैं वो बिहार के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, तो इंटरनेशनल न्यूज़ भी ज़रूर फॉलो करें। इवन मेंस में भी आजकल इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो इंटरनेशनल अफेयर्स को भी फॉलो करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो जनरली बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये हम लोग स्कूल लेवल से पढ़ते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी है, ये थोड़ा नया सब्जेक्ट है। सेम विद इकोनॉमी। इकोनॉमी भी स्कूल लेवल पे हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा होता है। अगर 10th के बाद आपने इकोनॉमिक्स स्ट्रीम नहीं पढ़ा 11th-12th में, तो और आप इकोनॉमिक्स में और ज़्यादा ब्लैंक होते हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप टोटली न्यूज़पेपर पे डिपेंड कर सकते हैं। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको अच्छा समझ आएगा। तो ये कुछ डिस्कशन था कि हम कहाँ से पढ़ें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे पढ़ना कैसे है।
तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, उसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न अंडरस्टैंड करते हैं, आप समझ पाते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट रीडिंग में तो नहीं, बट हाँ सेकेंड या थर्ड रीडिंग में जब आप रीड करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर ये ईयर पूछा जा रहा है, या फिर इस पर्टिकुलर मूवमेंट में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, या फिर अगर हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट क्या क्या है, तो हम वहाँ पे जब भी हम पढ़ेंगे, बुक में पॉलिटी की बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ स्पेशल फोकस देंगे। इसी तरह कोई भी टॉपिक, चाहे वो पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, साइंस का हो, अगर हमने बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा है और फिर हम वापस से रीड करने आते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम प्लेन रीड करके ना निकले, बट हम उस चीज़ को समझें कि यहाँ पे हमें फोकस कहाँ करना है, किस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। सो आफ्टर रीडिंग एंड रिवाइजिंग एंड री रिवाइजिंग, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये बुक तो मैंने पढ़ लिया, मेरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, मेरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया है, लेकिन सिर्फ रीडिंग करने से ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें लगता है कि कंप्लीट हो गया है तो वो सचमुच में कंप्लीट हुआ हो। सो आफ्टर रीडिंग एंड रिवाइजिंग एंड री रिवाइजिंग, द नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है प्रैक्टिस करना। कई बार हम पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया या पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को इवैल्यूएट करें। आप जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं या फिर आपके पास अगर कोई और भी क्वेश्चन का सोर्स है, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी या चैप्टर वाइज भी आपने जो भी पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए कि आपने उसमें जो आपने रीडिंग किया है उसके बाद आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको कितने सरलता से आप उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, या फिर आपको वहाँ भी गेस वर्क करना पड़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हो सके तो कोई टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ अगर हम लोग कोई लेते हैं तो एक तो हमारे पास एक रूटीन हो जाता है कि इतने दिन में ये चैप्टर्स फिनिश करना है, फिर ये सब्जेक्ट फिनिश करना है, फिर फुल सिलेबस का टेस्ट लिखना है। तो अगर ये हम करते हैं तो एक तो थोड़ा डिसिप्लिन अपने आप में आता है। सेकेंडली, जब भी हम टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो हमारा अपना इवैल्यूएशन हो जाता है। और कभी भी आप चाहे घर पे प्रैक्टिस कीजिए या फिर टेस्ट सीरीज़ लिखिए, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वापस आके उसी सेट ऑफ क्वेश्चंस को दोबारा देखिए। और आप डायरेक्टली आंसर तो आप चेक कर ही सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बुक में जाके उस रेलेवेंट टॉपिक में जाके आप खुद से देखिए कि आपने कहाँ गलती की है। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है, पर बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्रोसेस है। एक बार आपने अगर कर लिया तो वो आपको याद रहेगा, वो आप जल्दी भूलेंगे नहीं। और दूसरा कि जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि यहाँ पे इस चीज़ पे स्ट्रेस दे के आगे बढ़ना है। जो आपने गलतियाँ की हैं उसको भी आप एक बार देख लीजिए कि आप क्या सोच रहे थे, वो किसका आंसर था और एक्चुअल में राइट आंसर क्या है। तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और उसके बाद सेल्फ एनालिसिस इज़ मस्ट। तो हमें प्रीलिम्स का सिलेबस पता है, कैसे पढ़ना है ये पता है और प्रैक्टिस करना है। सिविल सर्विसेज अपने आप में टफेस्ट एग्ज़ाम्स की गिनती में आता है और लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। पर एक मिथ है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, मैं नहीं दे सकता या मैं नहीं कर सकती हूँ ये एग्ज़ामिनेशन। दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस बहुत वास्ट है और जो भी इस एग्ज़ाम में हार्ड वर्क करेगा और राइट डायरेक्शन में मेहनत करेगा, जिसके पास भी थोड़ी गाइडेंस होगी और थोड़ा पेशेंस के साथ इसमें मेहनत करेगा, उसका ये एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। बिकॉज मोर देन बीइंग इंटेलिजेंट या जीनियस, उससे ज़्यादा दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितना डेडिकेशन है आप में और कितने डेडिकेशन के साथ आप अपने एफ़र्ट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस एग्ज़ामिनेशन के लिए मैं सिर्फ एक ही मंत्र दूंगी आपको, दैट नेवर गिव अप। जितना भी प्रॉब्लम्स आए, अगर कभी फेलियर भी मिले तो इट्स ओके। आप उस फेलियर से कुछ सीखिए और आगे के एग्ज़ाम में इम्प्रूव करिए, बट डू नॉट गिव अप। अगर आप लगे रहेंगे तो एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। DKT के माध्यम से जो भी एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए।
इस एग्ज़ाम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो। सो प्लीज़ जो भी आप पढ़ते हैं उसको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़िए और एक करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर या मैगज़ीन फॉलो करिए और अपना जो एनर्जी है उसको थोड़ा राइट डायरेक्शन में लगाइए, सही सोर्सेज को फॉलो कीजिए और ज़्यादा इंटरनेट पे भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।